तो सनराइज न्यूज पे हमारे दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं द सच के एडिटर आदित्य कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, स्वागत है आपका। और आज हम अपने इस चर्चा में आज शाम के वक्त कुछ महत्वपूर्ण विषय उठाएंगे जिसपे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने वाले वो मुद्दे होंगे जिसपे चर्चा बेहद जरूरी है। आदित्य, अब सवाल ये कि क्या पेगासस का मामला जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठा, जहां पर हर देश जांच कमेटी बैठाई, अलग अलग देशों ने वहां पर जांच शुरू की है, इजराइल तक पे जहां से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया, जहां से ये पेगासस आया, वहां पर अब रेड हो रही है, वहां जांच कमेटी बन गई। लेकिन भारत में जहां राजनीतिक दलों, पत्रकारों, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जज हैं उन तक की के जरिए जासूसी का मामला ये सामने था, लेकिन बावजूद इसके जो केंद्र सरकार है वो ना तो जवाब दे रही है बल्कि विपक्ष को ही सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, याचिका वहां पर भी लगा दी गई है। इस मामले पे क्या लग रहा है आपको? अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद मामला, क्या सरकार दबाव में आएगी? क्योंकि अब तक सरकार का जो रवैया है वो इसी तरह का है कि मामला जितना लंबा खिंचेगा उतनी जल्दी ये मामला दब जाएगा। देखिए साकिब जी, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, इसकी हमेशा से नियत रही है किसी भी चीज पर अगर सवाल उठाया जाए, विपक्ष सवाल पूछे तो उनके सवालों का जवाब नहीं देना है, उन पर एक सवाल और दाग देना है। जैसा कि कल राहुल गांधी को हमने सुना, आपने भी सुना होगा, राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे थे कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया, जजों के फोन में हथियार डाल दिया गया, वकीलों के फोन में हथियार डाल दिया गया, विपक्ष के नेताओं के, पत्रकारों के, जो उनके खिलाफ बोलने वाले, यहाँ तक कि प्रवीण तोगड़िया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके फोन में भी पेगासस हथियार डाल दिया गया। तो सवाल किया गया तो उस पर संबित पात्रा का जवाब आता। संबित पात्रा ये कहते हैं आप हथियार हथियार की बात करते हैं, आप कोरोना पे चर्चा नहीं करते, और जब देश में कोरोना था तब कोरोना पे नहीं बोल रहे थे। देखिए साकिब जी, देखा जाए तो अब पेगासस जो पूरा मामला है ये अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। कल 500 लोगों ने, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसे लोग नहीं है जो समझदार नहीं है, उनमें से कुछ शिक्षाविद भी हैं, कुछ वकील भी हैं, कुछ जज भी हैं, पूर्व जज भी हैं, उन्होंने 500 लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने खत लिखा। खत में ये मांग की कि पेगासस क्यों खरीदा गया, इससे किसकी जासूसी कराई जा रही थी। उसमें कुछ पॉइंट्स थे, वो मैं आपको बता देता हूँ करके कि क्यों खरीदा जा रहा था और इसका उद्देश्य क्या था, ऐसी चीजें करना कहां तक सही है, इससे कितना देश को फायदा हुआ। अब पेगासस जो स्पाईवेयर है, इस पर लगातार पुराने समय सवाल उठते रहे हैं साकिब। देखा जाए तो जब सवाल उठा तो इसने कहा कि हम किसी गैर सरकारी को नहीं देते, हम सिर्फ सरकारी संस्थाओं को देते हैं, सरकारी संस्थाएं इसका समुचित इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, ताकि देश में क्योंकि जासूसी इसलिए की जाती है ताकि जो दूसरे देश के जो एजेंट्स रहते हैं वो हमारे देश में क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और इस बात का जिक्र मैं इसलिए भी करना चाहूंगा, प्रवीण तोगड़िया ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे, सीधे से अमित शाह पे सवाल उठाए थे। ये कहा था कि आप साहब, हमारे हमसे बातचीत आपकी होती लेकिन फिर भी छुप छुप के हमारी बातें सुनते हो। अगर यही बातें आपने भारत में घुसे आईएसआई एजेंटों की सुनी होती तो शायद पुलवामा अटैक ना होता। ये बात प्रवीण तोगड़िया ने कही थी, बीबीसी पे बातचीत करते हुए उन्होंने बात कही थी। तो ये चीजें समझनी होंगी कि आखिरकार पेगासस पे विपक्ष भी हमलावर है। और आप देखिए कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाती है, राज्यसभा में कार्यवाही नहीं हो पाती, वेल में सांसद पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि आप जासूसी पर जवाब दीजिए, सरकार कहती है संसद नहीं चलेगी। अब देखिए कि संसद चलने में कितना खर्च आता है। एक दिन की संसद चलने में 1 मिनट का जो खर्च हम उस दिन देख रहे थे तो 2.5 लाख से ऊपर का आता है एक मिनट का खर्च, और 1 घंटे का लगभग 2.5 करोड़ के ऊपर हो जाता है। तो संसद चलने में इतना खर्च आता है, जनता का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार है कि जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि जवाब दे कैसे, करवा तो वही लोग रहे हैं। इसलिए देश में एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है साकिब जी। और अब क्योंकि पेगासस जासूसी जो पूरा मामला था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। इस केस को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, और इसमें चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि मामले को हम सुनेंगे, इस पर निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब भारत सरकार की किरकिरी होना तय है। इसमें एक सवाल और किया गया था, ये मैं जिक्र और भी कर दूं कि जो उस समय इसके पहले जो सीजीआई रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, आपने नाम सुना होगा, बड़ा विवादों में रहे। जब राज्यसभा में सदस्यता लेने पहुंचे तो विपक्ष के सांसदों ने खूब हंगामा भी वहां किया था। उनके ऊपर एक यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था। उस मामले को लेकर भी उस इसमें बात यह कहेगी, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने यह आवाज उठाई है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ में यह कहा गया है कि 300 से ज्यादा लोगों के स्पाईवेयर के जरिए भारत में जासूसी की गई, और उसकी भी जासूसी की जा रही है। इस मुद्दे को भी उठाया गया कि यार ऐसा किया जाएगा, किसी के साथ यौन उत्पीड़न हो, उसकी अगर जासूसी करेंगे तो गलत है। और लगातार विपक्ष भी ये मांग कर रहा है कि जासूसी के मामले पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार सरकार ये क्या दर्शाना चाहती है, क्या करना चाहती है सरकार। लेकिन सरकार इसे बोलने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि अब ये मामला जब कोर्ट तक पहुंच गया है
तो कोर्ट अब अगले हफ्ते क्या सुनवाई करता है, इस पर नजर निगाहें विपक्ष की भी रहेंगी और निगाहें सरकार की भी रहेगी कि सरकार अब क्या जवाब देगी, क्योंकि संबित पात्रा को बार बार आगे लाके मुझे नहीं लगता संबित पात्रा अब मामले को संभाल पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन एक मुश्किल और भी खड़ी हो गई दिल्ली में। जब ममता बनर्जी आई बंगाल चुनाव के बाद, तो लगा कि केंद्र के सामने एक और चुनौती खड़ी होती जा रही है। वो तमाम नेताओं से मिल रही हैं और मुलाकात के बाद कहती हैं कि अगर विपक्ष में रजामंदी होती है तो कोई भी चेहरा बन सकता है। यानी वो तय करके बैठी हैं कि वो खुद चेहरा बने ना बने, विपक्ष का कोई भी अगर चेहरा बन के उभरता है तो उसका साथ देंगी। मकसद सिर्फ उनका ये है कि जो बंगाल में उन्होंने खेला किया, वो पूरे देश में खेला करना चाहती हैं। और इस मकसद के साथ वो ये कह रही है कि हर 2 महीने पे वो दिल्ली आएंगी। मकसद क्या नजर आ रहा है? क्या यहाँ पर भी पेगासस के मामले पे तो सरकार घिर रही है, तकनीकी पहलू है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी सवालों के घेरे में है, लेकिन यहाँ राजनीतिक जो पिच है उस पर भी ममता आप घेर रही है, फुटबॉल बांटने की तैयारी है। देखिए साकिब, साफ तौर पे देखा जाए, आप किसी राज्य में जाएंगे, आप सपोज दैट किसी के घर में जाएंगे, एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, आप किसी के घर में जाके किसी को चुनौती देंगे और फिर भी वो वहां से अपने इलाके में अपने घर से विजयी होकर सामने आ जाएगा, तो वो तो आपको चुनौती निश्चित तौर पर देगा। ममता बनर्जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जो तस्वीर बनी थी, आपने भी देखी थी, हमने भी देखी थी, कि किस तरह से महागठबंधन की एक तस्वीर थी, सारे विपक्ष के नेता एक साथ खड़े होकर मंच पे, और ममता बनर्जी वहां पे नेतृत्व कर रही थी। ममता बनर्जी वहां पर खड़ी थी, सारे विपक्ष के नेताओं को बगल में खड़ा करके हाथ करा के ऊपर करा रही थी कि अब विपक्ष एक हो गया है। लेकिन वहां पर कुछ मामले आ गए विपक्ष में, क्योंकि होता नहीं कि सीटों को लेकर और फिर मनमुटाव हो जाता है चीजों को लेकर, और सेहरा किसके सर बंधेगा इसको लेकर। इस बार ममता बनर्जी अलग कार्ड खेल रही है। इस बार ममता बनर्जी मुलाकात कर रही तो ऑफर दे रही है कि कोई भी चेहरा हो जाए, हमें फाइट करनी है भारतीय जनता पार्टी से, हमें लड़ना बीजेपी से है। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात रही हो या विधानसभा चुनाव की बात रही हो, जिस तरह से गहमा गहमी शुरू की थी, उसे ममता बनर्जी कुछ ना कुछ तो अचंभित हुई होंगी और ममता बनर्जी को लगा होगा कहीं झटका लग सकता है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी फिर से एक बार सरकार में आ गई हैं और ये साफ तौर पर देखा गया है। और ममता बनर्जी अब इसी लेवल पे चलकर, क्योंकि जो 2019 में उनका सपना था कि 2019 में एक महागठबंधन की एक सूरत तैयार होगी और उसमें वो चाह रहे थे कि सेहरा किसके सर हो, वहां एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न थी। तो यहाँ वो सबके पाले में गेंद फेंक रही है, सबको यही कह रहे हैं कोई भी चेहरा हो जाए। लेकिन अगर ये महागठबंधन खड़ा होता है, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आपको भी पता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, यहाँ चुनाव होने वाले हैं। खास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहां से केंद्र का रास्ता तय होता है, ये सभी को पता है। तो अब यहाँ पर ममता बनर्जी का क्या रोल रहता है, यहाँ पर विपक्ष के लोगों को एक साथ कैसे कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यही चुनाव निर्धारित करेगा कि लोकसभा तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल आदित्य, लोकसभा के लिए ममता की तैयारी है, लेकिन लोकसभा से पहले बीजेपी की यूपी में क्या तैयारी है उस पर भी एक नजर डालने चलते चलते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तो रोजगार के इतने अवसर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर किस नौकरी में वो अप्लाई करे। लेकिन हो क्या रहा है कि वहां की 6,000 रुपए पर मंथ के मानदेय पे अगर नौकरी दी जाएगी तो ये मजाक है, ये चुनावी स्टंट है, इसको जरा समझाएं, क्योंकि ये बहुत बारीक लकीर है। रोजगार देना और 6,000 रुपए महीने पर एक तरह से मजदूरी करवाना, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए शाकिर जी, एक बात बहुत साफ है, आप भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपने देखा होगा जब रास्ते से गुजरते हैं तो बड़े बड़े आपको बैनर दिखते हैं, जैसे बड़े से मोदी जी, छोटे से योगी जी दिखाई देते हैं, और उसमें लिखा रहता है कि उत्तम बनता उत्तर प्रदेश, और उसमें लिखा रहता है 4 लाख नौकरियां हमने युवाओं को दी। ये तो फिलहाल मजाक ही है। मैं भी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे निकला था तो हाईवे पे चल रहा था, तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर मुझे भी देखने को मिले। तो ये साफ तौर पे समझ में आता है कि आप रोजगार क्या दे रहे हैं। आप देखिए कि आप इसका मैं जिक्र करूंगा, जो भी भर्तियां निकली इसके पहले, जो पुरानी भर्तियां, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कैसे प्रोपोगंडा होता रहा, बच्चे परेशान रहे। हमारे पास भी कई सारे कॉल्स आते थे कि सर अभी तक भर्ती नहीं हो पा रही, भर्ती नहीं, तीसरी काउंसलिंग नहीं हुई। उसके लिए हमने प्रयास किया, सफलता मिली कि उनको मिल गई नौकरी। अब 22,000 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं लखनऊ में कि ये भी भर्ती करा दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1,37,000 भर्तियां कराई जाएगी, लेकिन वो नहीं कराई जा रही। अब सरकार ने नई भर्ती निकाली है पंचायत सहायक की, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। पंचायत सहायक कैसी भर्ती है कि आपको जो है इसमें से 18 से 40 साल तक के लोग जो अप्लाई कर सकते हैं, 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, और ये सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल बाद इसके काम को देखा जाएगा, अगर काम में होगा तो आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। आप समझिए कि जनता इतना तो समझती होगी सागर जी, कि अगर आप 1 साल के लिए नौकरी निकाल रहे हो, आप बता रहे हो सिर्फ 1 साल, तो ये समझ में आता है कि 1 साल बाद क्या होगा। चुनाव होंगे, चुनाव अगर जीतेंगे तो ठीक है, नहीं जीतेंगे तो फिर देखा जाएगा। तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है बच्चों को। 6,000 रुपए में क्या होगा? आप देखिए कि रिफाइंड के रेट कहाँ जा रहे हैं, तेल के। अगर खाना बनाने आप बैठे, आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी एक दिन की कितने की आती है आपको भी पता है।
बताऊंगा नहीं। और राशन की दुकान पे आप जाते हैं राशन लेने, तो आपको पता है कितने का राशन है, क्या चीजें कैसे दी जा रही है, ये भी सब आपको पता है। कितनी महंगाई, पेट्रोल से अगर आप गाड़ी से चलते थोड़ी दूर गए तो आपका पेट्रोल 100 पहुंच गया है और उतना भराना पड़ेगा। तो इस महंगाई के दौर में 6,000 रुपए में किसका भरण पोषण कर पाएगा? और उस उम्मीद में नौकरी ज्वाइन कर लेगा, चलो 6,000 सरकार ने कहा आगे हो सकता है परमानेंट कभी कर दे, और फिर परमानेंट नहीं होंगे तो यही छात्र बाद में आंदोलन करते हुए नजर आएंगे, ये सूरत भी बनती हुई नजर आएगी। तो ये साफ तौर पर ऐसे लॉलीपॉप चुनाव के समय नहीं देने चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि उनके भविष्य को अंधकार में छोड़ना चाहिए। साकिब जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदित्य। आज हमने चर्चा की, 3 महत्वपूर्ण विषय थे। समय कम था लेकिन तीनों मुद्दों को समेटना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी था। आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आदित्य। तो फिलहाल सनराइज़ न्यूज़ पे आज इसी मुद्दे पर, इन 3 मुद्दों पर हमने चर्चा की और निचोड़ ये कि राजनीति अपना काम करेगी और युवाओं को रोज़गार मिले या ना मिले, इस पर लगातार बहस होती रहेगी। लेकिन रोज़गार अगर चुनावी मुद्दा बनता है तो शायद ये युवाओं के लिए बेहतर होगा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत कहाँ करवट लेती है, उस पर भी नजर रहेगी। सनराइज न्यूज के इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार शेयर करती रहिए, ताकि तमाम जो खबरें हैं उन खबरों के पीछे का सच क्या है, उसका निचोड़ क्या है, वो आप तक पहुंच सके।